तो लास्ट क्लास में हेलो हेलो Yes, Yes, sir. sir. आवाज मिल पा रही है? Yes, sir. ओके। लास्ट क्लास में अपने बात किए थे रिस्क के बारे में। रिस्क क्या होता है? जब कोई हम इन्वेस्टमेंट करते हैं और उसका जो एक्चुअल रिटर्न्स होता है प्लस रिटर्न्स तो कांस्टेंट होता नहीं है, साल दर साल हो सकता है, फ्लक्चुएट करे। तो हिस्टोरिकल प्राइस रिटर्न्स, अब उसका हम लोग जो एवरेज निकालते हैं तो स्टैंडर्ड डेविएशंस भी निकालते हैं। स्टैंडर्ड डेविएशंस इसलिए निकालते हैं, जो मैंने लास्ट क्लास में एग्जांपल दिया था आपको। डाटा जो हम लोग लेते हैं उसमें कुछ ऐसे डाटा होते हैं जो हाईएस्ट होते हैं, कुछ एवरेज होते हैं। तो उन चीजों का भी हमें पता चले तो स्टैंडर्ड डेविएशन से हमें यह जो इसका किसी भी एवरेज का जो लिमिटेशंस है उसको हम रिमूव कर पाते हैं। सपोज एवरेज हमने लिया, मीन मीडियन मोड जो भी लिया, अपने स्टैट में इसलिए पढ़ते हैं। इसका स्टैट का यूज है आगे जब आप चाहे वह सेंट्रल टेंडेंसी हो, कोरिलेशन रिग्रेशंस हो, टाइम सीरीज हो, इंडेक्स नंबर हो, प्रोबेबिलिटी हो, इनका भी आपके पढ़ाई में आगे वर्किंग में यूज होता है। तो स्टैंडर्ड डेविएशंस हम लोग रिस्क जितना होता है उसको यहाँ पे कंसीडर करते हैं। अब आते हैं सिक्योरिटीज क्या होता है। आपके अकाउंट्स में भी इस वर्ड्स का बहुत खास यूज होता होगा, या एनी जो हमें बताता है ट्रांसफरेबल सर्टिफिकेट, जिसको आप इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो सर हम कहाँ करते हैं? हम बिल्डिंग में करते हैं, हम गोल्ड में करते हैं, तो क्या वह भी सिक्योरिटीज होगा? नो। सिक्योरिटीज इन्वेस्टमेंट इन प्रोडक्ट्स जैसे स्टॉक में करते हैं, बॉन्ड्स में करते हैं, फ्यूचर्स में करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट्स में करते हैं। कॉन्ट्रैक्ट सर ये तो नाम पहली बार सुना। नहीं बेटा, पहली बार नहीं सुना, पहले भी सुना। डेरिवेटिव, जो डेरिवेटिव है उसी को बोलते हैं कॉन्ट्रैक्ट, डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट। आगे उसी को बोलना है ऑप्शंस, एंड जो हम होल्ड्स करते हैं स्टॉक, बॉन्ड, फ्यूचर, कॉन्ट्रैक्ट्स, म्यूचुअल फंड का यूनिट, डिवेंचर, इस सारे को हम लोग सिक्योरिटीज बोलते हैं। आप अकाउंट्स में एक पढ़ा होगा सिक्योरिटीज प्रीमियम, 11th में भी पढ़े होंगे एट द टाइम ऑफ इशू ऑफ शेयर्स। 11th में नहीं पढ़े होंगे आप लोग, 12th में पढ़ेंगे। अब आते हैं स्ट्राइक प्राइस क्या होता है। कल ऑलरेडी हम इस पे बहुत बात कर चुके हैं। ऑप्शंस, हम जिस प्राइस पे बाय करते हैं इसके बारे में हम बहुत ज्यादा बात आज नहीं करने वाले हैं, क्योंकि ऑलरेडी हम कल बहुत बात किए थे इसके बारे में। अब आते हैं स्टॉक क्या होता है। मैं हर क्लास में बात करता रहे, पहले फिजिकल सर्टिफिकेट हुआ करता था, आज के डेट में क्या है, इलेक्ट्रॉनिक सर्टिफिकेट मिलता है अपने को, जो इंडिकेट्स करता है ओनरशिप किसी शेयर ऑफ स्टॉक या प्रिफर्ड स्टॉक, जिसपे हमें डिविडेंड मिलता है फिक्स्ड अमाउंट और परसेंटेज में। तो स्टॉक इज ए सर्टिफिकेट। प्राइवेट कंपनी में आज भी फिजिकल सर्टिफिकेट मिलेगा, बट पब्लिक कंपनी में जो लिस्टेड कंपनियां होगी आपको वह इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में सर्टिफिकेट होता है। हमारे यहाँ दो संस्था है, जब 1999 और 2000 के आसपास जब भारत सरकार ने सोचा जो इंडिया में भी शेयर को इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में जारी किया जाए, तो इसके लिए दो संस्था बनाएगी, एनएसडीएल, लिख लीजिएगा, आप लोग को बीएसटी वाले को भी मदद होगी, एनएसडीएल एंड सीडीएसएल।
इंडिया में वर्ल्ड देयर आर टू, जैसे आरबीआई है ना बेटा, वैसे ही सिक्योरिटीज मार्केट का जो डीमैट अकाउंट का जो कंप्लायंस वाला बंदा है ना, वो एनएसडीएल है, सीडीएसएल है। तो जितने भी डीपी पार्टिसिपेंट होते हैं, डिपोजिटरी होते हैं, ये आपको एनएसडीएल एंड सीडीएस को हम लोग बोलते हैं डिपोजिटरी। और इनके यहाँ जितने भी बैंकिंग है वो डीमैट अकाउंट खुलवाते हैं, वो होते हैं डीपी। अच्छा, स्टॉक के पार्ट में ही आपका जो है सो प्रेफर्ड स्टॉक शेयर होल्डर्स के बारे में बात कर रहा है। आप लोगों ने नाम सुना होगा प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स का। एंड स्टॉक का ऑल्सो मतलब होता है स्टॉक ऑफ गुड्स, जो कंपनियां जो है सो जिसको इन्वेंट्री बोलते हैं, जो सेल परचेज के लिए कंपनियां रखती है, उसको भी हम लोग स्टॉक बोलते हैं। अब आते हैं स्टॉक स्प्लिट। स्टॉक स्टॉक स्प्लिट क्या होता है वो बता रहे। सपोज थिंक दिस इज ए स्टॉक, इसको मन है मेरे को दो भाग में कर देना, तो ऐसे करके मैंने कर दिया ना, दिस इज स्टॉक स्प्लिट। अगर चार भाग में करना है तो ऐसे कर दिया, स्टॉक स्प्लिट। अब आगे पढ़ के बताते हैं क्या होता है। जो आउटस्टैंडिंग नंबर ऑफ शेयर्स होता है कंपनी को, उसको हम लोग रेशियो में, जिस रेशियो में चाहे, मैंने पहले दो रेशियो में किया था, 1:1 का किया था, फिर 1:2, 1:4। तो ये डिपेंड करता है। अगर जिसका नॉमिनल वैल्यू, अभी आता हूं बात पे, नॉमिनल वैल्यू या फेस वैल्यू 10 है, कंपनी का मन है इसको स्प्लिट कर दे दो भाग में, तो नॉमिनल वैल्यू कर देगा 5। मतलब नंबर ऑफ शेयर्स आउटस्टैंडिंग अगर 1 लाख था, तो यहाँ पे हो जाएगा नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर 2 लाख, क्योंकि स्टॉक स्प्लिट कर दिया गया, वैल्यू डाउन कर दिया गया। अगर आपको इसको स्प्लिट करते हैं हम लोग 1:5 के रेशियो में, तो करने वाला 10 है, तो अब हो जाएगा यहाँ पे 2, मिस नॉमिनल वैल्यू या फेस वैल्यू 2 हो जाएगा। तो 1 लाख था, मल्टीप्लाइड बाई 5, तो हो जाएगा 5 लाख नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर्स। तो स्टॉक स्प्लिट, स्प्लिट करना मतलब भाग में बांटना। आप लोगों ने एसी का नाम सुना होगा, विंडो एसी एंड स्प्लिट एसी। स्प्लिट एसी इसलिए बोला जाता है क्योंकि विंडो एसी का जो फंक्शंस था, एक काम करता था, उसको दो भाग में कर दिया, इंडोर एंड आउटडोर। इंडोर अंदर लगता है, आउटडोर बाहर लगता है, तो उसी को बोलते, इसलिए बोलते हैं उसको स्प्लिट। तो जब कंपनियां प्रयास करती है इंक्रीज द नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर्स ऑफ ए कंपनी बाय स्प्लिटिंग द एग्जिस्टिंग शेयर्स, इससे क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है नंबर ऑफ शेयर्स इन द मार्केट।
एंड जो यूजुअल रेशियो है 2:1, 3:1, इट डिपेंड्स। अब आते हैं थीन मार्केट। गर्मी का जब समय आता है तो आप लोग थीन कपड़ा पहनते हैं, जब जाड़े का मौसम होता है तो थिक पहनते हैं। तो थिन कहने का मतलब होता है जो नंबर ऑफ शेयर्स उस कंपनी का, उस पार्टिकुलर स्टॉक का नंबर ऑफ बायर्स और सेलर्स मार्केट में जब बहुत कम होता है तो उसको बोलते हैं थीन मार्केट। किसी भी मार्केट में आपको नॉर्मल मार्केट में बोलते हैं जब कस्टमर वहां पे बहुत कम होता है, बायर कम होता है, तो लो नंबर ऑफ बिड्स टू बाय एंड ऑफर्स टू सेल, बायर भी नहीं है सेलर भी नहीं है, ऐसा मार्केट, तो इसको बोलते हैं थिन मार्केट। और यहाँ पे ट्रांजेक्शन्स क्या होता है, लो होता है एंड प्राइसेज आर वोलाटाइल। वोलाटाइल मतलब अन्ना एक बार ऊपर गया एक बार नीचे आया, ऐसे आया, एक दिन में ऐसा ही मार्केट चलता रहता है। ऐसा इसीलिए होता है जो अचानक से कोई कस्टमर आ गया, उसको पसंद आ गया तो बाई ऑफर कर दिया, सेलर है नहीं, प्राइस धुक से ऊपर चला गया, बायर है नहीं, कोई बेचा, प्राइस नीचे लुढ़क गया। तो ये मार्केट का, थीन मार्केट की कहानी चलती है। तो थीन मार्केट में नंबर ऑफ बिड्स बायर्स जो होता है बहुत कम होता है, ट्रांजैक्शन लो होता है एंड प्राइसेज वोलेटाइल होता है। ट्रेडिंग सेशन फिर से आ गया। ट्रेडिंग सेशन फिर से आ गया, 9:15 से लेके 3:30 यही है। इसी में हम लोग ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं और प्री सेशन के बारे में बात कर चुके हैं। अब इल्ड क्या होता है, इल्ड पहले भी बात किए थे, नीचे फिर से दे दिया है। इल्ड का मतलब होता है, चाहे किसान भाई का इल्ड की बात करें, चाहे शेयर मार्केट की इल्ड की बात करें, चाहे एक दुकानदार जो सब्जी बेचता है उसके इल्ड की बात करें, सबका इल्ड इल्ड ही होता है। मतलब उससे जो प्रॉफिट कमाएगा उसके लिए इल्ड है। अब इल्ड क्या होता है, आपने जो रिटर्न, आपने जो इन्वेस्टमेंट लगाया उसके ऊपर रिटर्न कितना मिला साल का, मंथ का। आप 1 लाख लगाए और आपको जो है सो पूरे साल में मान लीजिए 20,000 कमाया, तो आपकी इल्ड जो है सो 20% है। अब सब्जी वाले ने 10,000 लगाया, बात को समझिएगा, सब्जी वाले ने 10,000 रुपया लगाया और उसने साल का प्रॉफिट 1 लाख कमाया। सर पॉसिबल है क्या? जी बिल्कुल पॉसिबल है। सीए वाले बच्चे इसको समझ के जाइएगा। होता क्या है, इसी को बोलते हैं रोटेशंस, कैपिटल का रोटेशंस। सब्जी वाले का कैपिटल डेली बेसिस पे रोटेशंस होता है, रोज बेचता है, रोज प्रॉफिट कमाता है। उस कैपिटल को हमको लगता है 365 दिन होता है तो 200 टाइम्स उसका कैपिटल का रोटेशन हो जाता है। लेकिन बड़े व्यापारी का रोटेशन जो 1 लाख रुपया लगाया बिजनेस में, उसके कैपिटल का रोटेशन जो होता है साल में 5 से 10 बार ही हो पाता है। वो माल खरीदता है, गोडाउन में रखता है, कस्टमर आता है। अब ऐसे किसी ने खरीद के रखा है, अब ऑफ सीजन में खरीद के रखा होगा, अभी मान लो सारे गोडाउन में बंद है, कोई कस्टमर नहीं है, कस्टमर कब आएगा पता नहीं। बट वेजिटेबल्स वाले को तो पता है, राशन वाले को तो पता है। तो इन लोगों का इल्ड जो होता है, राशन दुकान वाले का, सब्जी वाले का, पान दुकान वाले का, ठेला वाले का, फुचका वाले का,
यील्ड जो होता है हाई होता है। अब पहले इतना गंदा कर दिया यार, इसको तो फिर मेरे को हटाना पड़ेगा यार बताने के। तो एक कंसेप्ट था, प्रैक्टिकल कंसेप्ट था जो मैंने दिया। अब आपकी मतलब जो किताब कॉपी में लिखा है उसके बारे में कुछ बात कर ले। बोलता है मेजर करते हैं, इस बात को मेजर करते हैं रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। मैं भी तो वही बोल रहा था, इन्वेस्टमेंट का ही तो बात कर रहा था। 1,10,000 इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज, मैं भी तो वही किया यार, परसेंटेज में निकाला था। अब यहाँ पे यील्ड बात हो रहा था स्टॉक मार्केट का, तो स्टॉक मार्केट का बात हो रहा तो शेयर प्राइस आपका कितना फ्लक्चुएट करके बढ़ गया, कितना प्राइस, करंट प्राइस क्या है, आपको एनुअल डिविडेंड क्या आई। तो करंट प्राइस अगर 100 है और डिविडेंड पेड इज 5 है, तो यहाँ पे स्टॉक यील्ड जो है सो 5% है। मान लीजिए, क्यों बोला 5%? अगर सब्जी वाला 100 रुपया लगा के एक दिन में 5 रुपया कमाता है, यानी 5% कमाता है। 5 रुपया कमाता है तो 5%। तो वैसे ही स्टॉक में अगर आप 100 रुपया लगाते हैं, एक शेयर को परचेज करते हैं, तो डिविडेंड 5 रुपया मिलता है, तो यील्ड 5% हुआ। आप वाइस वर्सा भी इसका कैलकुलेशन कर सकते हैं। आपको बोलता है मार्केट प्राइस 100 एंड स्टॉक यील्ड इज 5%, तो व्हाट इज द डिविडेंड, व्हाट इज द डिविडेंड, देन यू हैव टू से 5 रुपीज। अगर बोलता है 100 रुपया लगाता है, मतलब स्टॉक का प्राइस का दाम है मार्केट प्राइस, 5 रुपया या 10 रुपया मिलता है, 5 रुपया या 10 रुपया मिलता है, तो स्टॉक यील्ड क्या है? अगर 5 है तो 5%, 10 है तो 10%, 15 अगर डिविडेंड मिल रहा है तो 15%, इसी को बोलते हैं यील्ड। आगे चल के इसका कंसेप्ट फाइनेंशियल मैनेजमेंट में, एफएम में बड़ी भयानक रूप से कैपिटल बजटिंग, वर्किंग कैपिटल, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, इसी पे ज्यादा फोकस होना होता है बच्चे को। यह यील्ड टू कॉल है, वाईटीसी है, यह जनरली बॉन्ड वाले केस में होता है। इट इज कॉल्ड बिफोर इट्स मैच्योरिटी डेट, जब मैच्योरिटी डेट से पहले पेमेंट हो जाती है तो यील्ड टू कॉल कहा जाता है। जीरो कूपन बॉन्ड, यह बॉन्ड पे कोई इंटरेस्ट नहीं होता है। सर तो पैसा क्यों लगाएगा इसमें? सर जब इंटरेस्ट ही नहीं मिलेगा तो हम काहे को पैसा लगाएगा? तो देखिए, इसको देने का दूसरा तरीका होता है, डिस्काउंट पे मिलता है। उसका फेस वैल्यू अगर किसी बॉन्ड का 1,00,000 रुपया है, तो वह जो है सो आपको मिलेगा 90,000 में। तो कहीं ना कहीं आपको प्रॉफिट तो हो गया ना 10,000 का। तो जीरो कूपन बॉन्ड समझ के जाइएगा, जीरो कूपन बॉन्ड में क्या होता है, अलग से कोई इंटरेस्ट नहीं मिलता है, कोई प्रावधान नहीं होता है ब्याज देने की, बट इस बॉन्ड की बिक्री ही होती है, इस बॉन्ड की बिक्री ही होती है डिस्काउंट पे। 1,00,000 का सामान 90,000 में दी जाती है, मतलब फेस वैल्यू बॉन्ड का लिखा हुआ रहता है 1,00,000। जब मैच्योरिटी होगा तो उस वक्त में इन्वेस्टर को 1,00,000 रुपया वापस मिलेगा। तो दिस इज जीरो कूपन बॉन्ड। क्या बेटिया? नहीं बेटा, साथ बच्चे, अपना जो स्टॉक मार्केट का टर्मिनोलॉजी था वो तो अब खत्म हुआ, अभी आने वाला है मार्केट का। अब थोड़ा सा हल्का हल्का रहेगा, पहले तो भारी भरकम शब्द आ जाता था।
तो एडवर्टाइजिंग कैंपेन, तो कैंपेन यहाँ पे एक वर्ड जुड़ा हुआ है। तो कंपनियां करती क्या है, एक प्रोग्राम बनाती है, एडवर्टाइजिंग एक्टिविटी करती है ओवर ए पार्टिकुलर पीरियड। आप देखते होंगे जब गर्मी का समय होता है, जब हॉट वेदर होता है, वार्म वेदर होता है, तो एसी कूलर का प्रचार टीवी पे ज्यादा आता है, आपको ठंड रखने की सामान का प्रचार होता है, एडवर्टाइजिंग कैंपेन। अगर वही गर्म जाड़े का मौसम होता है तो हीटर कूलेन कपड़े का ज्यादा एडवर्टीजमेंट। तो एडवर्टाइजिंग कैंपेन क्या है, पार्टिकुलर पीरियड में कंपनी अपने सेल्स को इंक्रीज करने के लिए अवेयरनेस ऑफ प्रोडक्ट जो कराती है कस्टमर को, अवेयरनेस, अवेयरनेस मतलब कस्टमर को बताती है। कस्टमर बोले तो प्रोस्पेक्टिव कस्टमर, मिस जाके वो कस्टमर बने, कस्टमर बनने से पहले कोई को भी हम बोलते हैं प्रोस्पेक्टिव। जैसे दुल्हा दुल्हन होता है, जब तक वो नहीं बनता है ना उसको प्रोस्पेक्टिव दुल्हा दुल्हन कहते हैं। अब आता है एडवर्टाइजिंग। एडवर्टाइजिंग इज एनी पेड फॉर्म ऑफ नॉन पर्सनल प्रेजेंटेशंस एंड प्रमोशंस ऑफ आइडियाज। वर्ड को समझ के जाइएगा। मैं जानता हूँ एडवर्टाइजिंग आप समझते हैं, जानते हैं क्या होता है। सर बोलेंगे सर हम तो जानते हैं एडवर्टीजमेंट, आप लोगों का भी तो बोर्ड जगह जगह लगा हुआ था, एडवर्टाइजिंग ही था जी। बट जब लिखना होगा, समझना होगा तो क्या बोलेंगे एडवर्टाइजिंग को, एडवर्टाइजिंग इज ए प्रमोशन ऑफ आइडियाज जी, गुड्स एंड सर्विसेज। तो हम लोग एडवर्टाइजिंग, बेटी बेटी, अरे माउस गिर गई बेटी, नॉन पर्सनल प्रेजेंटेशंस एंड प्रमोशंस ऑफ आइडियाज, गुड्स एंड सर्विसेज थ्रू मास मीडिया। मास मीडिया किसको बोलते हैं उसको भी समझ के जाइएगा। मास मीडिया, मास मीडिया में ऑल मीडिया इंक्लूड्स होता है, टेलीविजन, न्यूज़पेपर, मैगजीन, रेडियो, तो एडवर्टाइजिंग हो गया। पुनः एक बार हम लोग पढ़ रहे हैं मार्केट टर्मिनोलॉजी। आफ्टर सेल्स, देखिए कोई भी अगर ब्रांडेड सामान लेते हैं तो अगर 100 रुपया लगता है आपको, मान लीजिए उसी सामान का नॉन ब्रांडेड होगा तो 60 रुपया लगेगा। तो कंपनी आपको जो वारंटी देती है, कोई मोबाइल अगर लेते हैं वह 1 साल की वारंटी देती है, तो वह कॉस्ट उसमें इंक्लूड रहता है। अगर आप 4 व्हीलर्स लेते हैं, 2 व्हीलर्स लेते हैं, मोबाइल फोन लेते हैं, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस लेते हैं तो 1 साल 2 साल डिपेंड्स करता है, 3 साल, फ्रिज लेते हैं, वॉशिंग मशीन लेते हैं 5 साल, कंपनी वारंटी देती है। तो कंपनी एक रिस्क भी कवर करती है, हो सकता है उसको रिप्लेसमेंट करना, वारंटी पीरियड में अगर प्रोडक्ट खराब हो जाए तो रिप्लेसमेंट कर सकता है। तो हम लोग सर्विस जो रिसीव करते हैं आफ्टर द ओरिजिनल गुड्स और सर्विसेज हैव बीन पेड फॉर, इसको पार्ट ऑफ वारंटी भी बोलते हैं और गारंटी भी बोलते हैं। विद द प्रोडक्ट परचेज और, तो हम जो सामान खरीदते हैं, सामान को खराब होने से जो हमें रिप्लेसमेंट की या रिपेयरिंग की जो मिलती है, रिप्लेसमेंट इज ए गारंटी एंड रिपेयरिंग इज ए वारंटी। अब आते हैं एजेंट।
एजेंट जो डिस्ट्रीब्यूशन चैनल में काम करता है ना, उसको एजेंट बोलते हैं, या होलसेलर भी हो सकता है, या परमानेंट बेसिस पे करता है, एंड ओनली फ्यू फंक्शंस, और डजंट टेक टाइटल टू द गुड्स। जो सीए फाउंडेशन के बच्चे एकदम बिल्कुल समझ गए होंगे, टाइटल टू गुड्स किसको बोलते हैं। टाइटल टू गुड्स करने का मतलब बच्चा होता है, आप लोगों ने जमीन घर गांव में सुनते होंगे, टाइटल, भैया इसका टाइटल जो है सो किसके पास है, इस जमीन का टाइटल केस चल रहा है। मीन्स ओनरशिप का डिस्प्यूट जब आता है ना, तो उसको बोलते हैं। तो टाइटल टू गुड्स मतलब इस गुड्स का मालिक कौन है। एजेंट जो होता है गुड्स का मालिक जनरली नहीं होता है, दूसरे के ब्याह पे वो माल को बेचता है, इसी को बोलते हैं टाइटल टू गुड्स। बैरियर टू ट्रेड, देखिए अगर आप लोगों ने डब्ल्यूटीओ का नाम सुना होगा, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, एंड गार्ड जनरल एग्रीमेंट, ये दोनों शब्द को आप लोग अपने किताब कॉपी में लिख लीजिएगा। दोनों के बारे में सुनाते हैं। देखिए हमारा जो ग्लोबलाइजेशन हुआ, लिबरलाइजेशन हुआ 1991 में, ऐसे ही नहीं हो गया। इंटरनेशनल ग्लोबलाइजेशन का मतलब ये होता है ट्रेड बैरियर को खत्म करना। मीन्स दो कंट्री के बीच में जो ट्रेड बैरियर रिस्ट्रिक्शंस हुआ करती थी, उसको खत्म किया गया। मीन्स इंडिया का सामान बाहर आसानी से बेचा जा सकता है, और कोई भी दूसरा कंट्री इंडिया में आके अपने सामानों को इजीली कंफर्टेबली सेल कर सकता है, उसको कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं होगा। तो इसके लिए पहले इंटरनेशनल लेवल पे एक एग्रीमेंट हुआ, जनरल एग्रीमेंट ट्रेड एंड टैरिफ, कंट्रियों के बीच में। फिर इसके बाद इसको रिपील करके डब्ल्यूटीओ ऑर्गेनाइजेशन बन गई, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। तो पूरे कंट्री मिलके, इसके पार्टिसिपेंट हैं, इन लोगों ने वादा किया, सारे कंट्री ने मिलके वादा किया, जो हम लोग ट्रेड को प्रमोट करेंगे, ट्रेड को प्रमोट करेंगे, रिस्ट्रिक्ट नहीं करेंगे। तो जब समथिंग दैट मेक्स ट्रेड बिटवीन टू कंट्रीज मोर डिफिकल्ट और एक्सपेंसिव, इसी को बोलते हैं बैरियर टू ट्रेड। अभी एकदम ज्वलंत एग्जाम्पल है, वार्निंग एग्जाम्पल, कोविड-19 की वजह से एक मेडिसिन, जो मलेरिया वाली मेडिसिन है, अमेरिका को रिक्वायर्ड था, इंडिया ने बैन कर दिया था। इंडिया हैज बैंड द एक्सपोर्ट ऑफ सच मेडिसिन, but on the request of American government, India allowed to export। तो यहां पे बैरियर था, कहीं ना कहीं बैरियर था, जिसकी वजह से अमेरिकन प्रेसिडेंट को इंडिया के प्राइम मिनिस्टर से बात करके कोविड-19 की वजह से मेडिसिन सप्लाई के लिए उन्होंने अलाउ कर दिया। मिस बैरियर जो था, उस बैरियर को खत्म किया। बैरियर टू ट्रेड हैज बीन रिमूव्ड फॉर a specific country like America. So this is barrier to trade. Barriers to entry and barriers to exit. बैरियर टू एंट्री बता दिए, एग्जिट। देखिए शुरुआती दौर में क्या हुआ करता था, मिस रिस्ट्रिक्शन, अगर आप मार्केट में एंट्री करने में ही सपोज, अब जैसे भी कोरोना जैसी बात है, कोविड-19, तो क्या है, आप जहां है वहीं रहिए, एक जगह से दूसरे जगह जाने में भी एंट्री है में बैन है, और जहां है वहां से निकलने में भी बैन है। तो बैरियर्स टू एंट्री एंड ट्रेड करने का मतलब, अगर व्यापार में आप एक बार एंट्री कर गए, मान लीजिए जो कंपनी अभी इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करती है,
और वो चाहेगी ध्रुव से जो बोलेगी मैं निकलना चाहता हूं, मैं अब इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई नहीं करना चाहता हूं, इज इट पॉसिबल? नो। तो बैरियर्स टू एंट्री एंड बैरियर्स टू एग्जिट मींस इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करने के लिए किसी को जल्दी तो लाइसेंस मिलता नहीं है, मींस बैरियर्स है, और वंस गिवन देन यू आर नॉट अलाउड टू एग्जिट। वही बोल रहा है, इकोनॉमिक मार्केट प्लेस में ऐसा होता है, इट इज डिफिकल्ट फॉर फ्यू फॉर्म टू इंटर और एग्जिट। मान लीजिए ओएनजीसी, अभी ओएनजीसी कंपनी है, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन, दे डू द रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, डीजल पेट्रोल निकालती है। ये बोलेगी नहीं भैया अब तो बहुत हो गया, अब हम डीजल पेट्रोल नहीं बनाएंगे, अब तो हम सिर्फ मोबिल बनाएंगे, मोबिल। ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा यह ओएनजीसी नहीं बोल सकता है, बिकॉज दे आर मार्केट प्लेयर्स, मार्केट लीडर्स, दे कैन नॉट कम बैक। तो इसी को बोलते हैं इकोनॉमीज ऑफ स्केल जब हाई होता है, जहां पे प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन होता है और कैपिटल रिक्वायरमेंट्स बहुत ह्यूज होता है, बहुत बड़ा साइज होता है, तो वहां से निकलना भी पॉसिबल नहीं है। और ओएनजीसी निकलना भी चाहा हाँ अभी क्लास ले रहे हैं, बोलो कोई इमरजेंसी है, बोलो। वो प्रणव मैसेज किए थे कि सारे स्टूडेंट्स को फिर से कॉल करके आईडी और पासवर्ड फिर से देके समझाने के लिए। ओके, तो कर लीजिए, पहले तो व्हाट्सएप कर दीजिए, कॉल कर लीजिए और बता दीजिए जो आईडी पासवर्ड है, और बच्चों को बता दीजिए, समझा दीजिए थोड़ा सा। सुषमा को भी बात कर लीजिए, उसको भी बोलिए, जो वो भी करेगी। आईडी पासवर्ड हम बता दे सबको। हाँ हाँ, आईडी पासवर्ड दीजिए, आपको मतलब 2 आईडी पासवर्ड जनरेट हुआ है, ठीक है? हाँ, हिंदी मीडियम के लिए अलग, इंग्लिश मीडियम के लिए अलग है आपके पास? मेरे पास तो नहीं है अलग अलग आईडी पासवर्ड पे। हाँ नहीं तो ये जान के कौन सा दीजिएगा आप, मैं भी आपको व्हाट्सअप कर देता हूँ। हिंदी मीडियम का स्टूडेंट को अलग आईडी पासवर्ड है, इंग्लिश मीडियम का अलग है, ठीक है? ओके। तो बैरियर्स टू एंट्री और एग्जिट। अब आते बेंच मार्किंग। बेंच मार्क, किसी कंपनी अपने प्रोडक्ट में एक पोजीशंस लाती है, मान लीजिए हिंदुस्तान यूनिलीवर की प्रोडक्ट हो गई, आईटीसी का जो क्लासमेट का कॉपी है, बेंच मार्किंग। तो बेंच मार्किंग क्या होता है? प्रोसेस ऑफ कंपेयरिंग द प्रोडक्ट्स एंड सर्विस ऑफ ए बिजनेस against those in the competitions in the market in order to देखिए, तो बेंच मार्किंग में होता क्या है, जो कंपनियां होती है उसका जो कंपटीटर होता है मार्केट में, उससे अपने प्रोडक्ट को कंपेयर करती है और कंपेयर करके देखती है जो दूसरा कंपनी का जो प्रोडक्ट है उसमें क्या फीचर्स है वो मेरे में नहीं है, उस फीचर्स को डालती है अपने प्रोडक्ट में। प्लस यह देखती है जो ऐसा क्या है जो हम अपने आप को डिफरेंट कर सके, और कुछ नया फीचर्स डाल देती है, उसी को बोलते हैं बेंचमार्किंग। तो प्रोसेस ऑफ कंपेयरिंग द प्रोडक्ट्स एंड सर्विस ऑफ ए बिजनेस अगेंस्ट दोज ऑफ द कंपटीटर्स इन द मार्केट और लीडिंग बिजनेस इन अदर मार्केट इन ऑर्डर टू फाइंड वेज, जिससे इन ऑर्डर टू फाइंड वेज वह एक रास्ता ढूंढती है जहां से वह अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी को इंप्रूव कर सके। क्वालिटी एंड परफॉर्मेंस मीन्स अपने आप को बेहतर साबित करना, अपने आप को बेहतर साबित करना। और यह भी होता है बेंचमार्किंग के अंदर एनालिसिस करती है
कंपनियां अपने कंपटीटर के स्ट्रेंथ एंड वीकनेस का, जो उसमें क्या स्ट्रेंथ है और क्या वीकनेस है, उस वीकनेस को एडवांटेज कंडीशंस में लेके वीकनेस को लेके वह एक कंपिटिटिव पोजीशंस बनाती है और अपने आप को इंप्रूव करती है। एंड सक्सेस एंड फेल्योर इस बात पे निर्भर करता है जो उसने अपने आप को बेंचमार्किंग किस कंडीशंस में किया है, कितना इंप्रूवमेंट किया है। अब आते हैं ब्रांड इक्विटी। हर कंपनी की एक ब्रांड वैल्यू होती है। आप टाटा कंपनी की एक अलग विश्वास है आपके मन में। अब कोई सामान चाइना से बनी हुई रहेगी, मेड इन चाइना, तो एक अलग विश्वास है आपके मन में। क्या हुआ, चाइना का नाम सुन के बड़ा जोर से साउंड आया भाई। तो ब्रांड इक्विटी, जब किसी ब्रांड मतलब वैल्यू बन जाता है उसके लिए, ब्रांड हाई ब्रांड लॉयल्टी मींस कस्टमर की लॉयल्टी इतनी ज्यादा होती है जो वह आंख मूंद के 10 कंपनी का सामान दिखा दो, लेकिन जहां पे टाटा कंपनी का सामान रहेगा टाटा कंपनी का ही सामान कर देगा वो। अब एफएमसीजी की बात करें, बिस्किट, जो बिस्किट लवर्स होगा तो पार्ले जी का भी बिस्किट, मैं देखिए 2200 की नहीं बात कर रहा हूँ, क्वालिटी पे बात कर रहा हूँ, एंड ब्रिटानिया का भी बिस्किट रहेगा। जो बिस्किट लवर है तो ब्रिटानिया का बिस्किट खरीदेगा, ब्रांड उसका इक्विटी है। पार्ले जी ने अपनी ब्रांड बनाई है लो इनकम ग्रुप वाले के लिए, लो इनकम, तो पार्ले जी का बिस्किट जो है सो गिफेन गुड्स है, एंड ब्रिटानिया का बिस्किट जो है सो कॉन्स्पिक्यूअस गुड्स। इकोनॉमिक्स में आगे बच्चे। तो ब्रांड इक्विटी, तो जिससे नेम अवेयरनेस होता है, परसिप्ट क्वालिटी, द कस्टमर का नाम, टाटा कंपनी का नाम सुन के ही ना जो उसके दिमाग में एक क्वालिटी का आता है, अरे यार इसकी सामान तो बहुत मस्त होगा यार, कुछ भी का परसिप्ट क्वालिटी। एंड स्ट्रॉन्ग प्रोडक्ट एसोसिएशन होता है, लोगों का इस प्रोडक्ट के प्रति बहुत ज्यादा इज्जत होता है, इसी को बोलते हैं ब्रांड इक्विटी। और यह जो मिलता है पेटेंट की वजह से मिलता है, ट्रेडमार्क की वजह से मिलता है, और चैनल रिलेशनशिप की वजह से मिलता है। तो कुछ बात कर ले, इंटेंजिबल एसेट्स है ये। मारुति सुजुकी, अब देखिए मारुति सुजुकी की बात करते हैं तो मारुति कंपनी इंडिया में सबसे नंबर ऑफ सेल की बात होती है तो सबसे ज्यादा होती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो है सो पेटेंट मतलब सुजुकी कंपनी भी इसका पार्टनर है, चैनल रिलेशनशिप है और बहुत अच्छा रिलेशनशिप है। दोनों मिलके बहुत बढ़िया से जो है सो एक टेक्नोलॉजी देखता है एंड दूसरा जो है सो प्रोडक्ट की क्वालिटी इंप्रूव करता है। तो ब्रांड इक्विटी, पैटेंट, ट्रेडमार्क एंड चैनल रिलेशनशिप। चैनल रिलेशनशिप करने का मतलब जो आपका डीलर है, डिस्ट्रीब्यूटर है, उसके साथ आप कैसा रिलेशनशिप रखते हैं। अभी मैं बता दूं बहुत सारी कंपनियां मार्केट में, तो टाइम टू टाइम वो डिस्ट्रीब्यूटर चेंज करती रहती है, तो होता क्या उसके कस्टमर का प्लस डीलर का भी जो है ना बन जाता है, यार ये कंपनी तो बार बार डिस्ट्रीब्यूटर चेंज करता है यार, कहीं ना कहीं प्रोडक्ट की क्वालिटी में कमी है। जो अच्छी कंपनियां होती है, अच्छी ब्रांड होती है, वो डिस्ट्रीब्यूटर चेंज नहीं करती है, स्टॉकिस्ट चेंज नहीं करती है, उसका देखेंगे 10 साल पहले जो था आज भी वही है। ब्रांड लॉयल्टी वहीं से निकल के आया, ब्रांड इक्विटी से। जब स्ट्रांगली मोटिवेटेड होते हैं आप उस सामान खरीदने के लिए, अब दुकान में जाएंगे, अब मान लीजिए क्लासमेट की कॉपी है, बहुत सारी कॉपी आती है, अब क्लासमेट की कॉपी के सामने दूसरी कॉपी आपको पसंद ही नहीं आएगा। क्लासमेट की कॉपी आईटीसी की कॉपी है,
और आईटीसी जो कंपनियां थी पहले सिर्फ और सिर्फ सिगरेट बनाती थी। 20 सालों से इसने अपने आप को डाइवर्सिफाई किया, इसी को बोलते हैं डाइवर्सिफिकेशन। उसको लगा इंडिया में अब तो सिगरेट बेच के सर्वाइवल नहीं हो सकता है, तो आईटीसी ने कपड़े भी बेचना चालू किया, बिस्किट भी बनाना चालू किया। सनफीस्ट आईटीसी की बिस्किट है, क्लासमेट कॉपी और सोनार बंगला आईटीसी का 5 स्टार होटल। तो उसने होटल बिजनेस में भी गया, तो इस तरह से अपने बिजनेस को डाइवर्सिफाई किया। आशीर्वाद आटा आईटीसी की। मेरे को ड्राइंग करने में बहुत मजा आ रहा है ना। आप लोगों को भी ड्राइंग देखने में मजा आ रहा है क्या? यस। मेरे को बचपन याद आ रहा है यार। ड्राइंग करना, मिटाना, ब्रांड रिकॉग्निशंस। अब वही बात, वही कंसेप्ट है। कस्टमर जितना अवेयर है आपके ब्रांड को लेके, राहुल भाई म्यूट कर लीजिए, आपके कंपनी का प्रोडक्ट से कस्टमर कितना अवेयर, अवेयर मतलब जान रहा है जो ये ब्रांड एग्जिस्ट करता है, तो दिस इज ब्रांड रिकॉग्निशन। ब्रांड क्या होता है, पुनः मैं इक्विटी बता चुका था, ब्रांड फिर से बताता हूं, स्पेसिफिक टाइप ऑफ प्रोडक्ट फ्रॉम ए ब्रांड। वही आईटीसी वाले एग्जांपल, ब्रांड नेम, सिंबल, आईटीसी का सिंबल, आईटीसी का सिंबल देखा ना क्लासमेट की कॉपी पे होता है, डिजाइन, लोगो, पैकिंग की वजह से ब्रांड बनता है। ब्रांड आइडेंटिटी ऑफ ए पार्टिकुलर प्रोडक्ट, आप सिर्फ लोगो देख के उसको आइडेंटिफाई कर लेंगे। टाटा कंपनी का कोई भी सामान, तो वहां पे आप उसको आंख बंद करके भी अगर हाथ वहां पे घसेंगे तो आपको पता चल जाएगा जो टाटा कंपनी का है। तो लोगो है जिसे कस्टमर रिकॉग्नाइज करता है, डिफरेंट फ्रॉम अदर्स, इसी को बोलते हैं ब्रांड। बिजनेस मॉडल, हर कोई का अपना बिजनेस मॉडल होता है, काम करने का तरीका होता है, स्टोरी लाइन होता है, उसके लिए वो स्ट्रेटजी बनाती है और उस स्ट्रेटजी के हिसाब से मनी मेक करती है। मान लीजिए अभी बता दो बिजनेस मॉडल। सपोज हम लोग का भी एक सृजन कॉमर्स क्लास का एक बिजनेस मानते हैं, अगर आप लोग को भी लगता होगा भैया आजकल तो कोचिंग इंस्टीट्यूट से बिजनेस हो गया है, चलो एक्सेप्ट करते हैं आपकी बातों को। तो बिजनेस मॉडल, पहले बिजनेस मॉडल था ऑफलाइन, समय, हालात, परिस्थिति, बच्चे से प्यार मोहब्बत ने मेरे को कर दिया ऑनलाइन, आपको भी कर दिया ऑनलाइन, तो दिस इज ए बिजनेस मॉडल। हमारी स्टोरी लाइन बदल गई। पहले हम बच्चे को बुला के पढ़ाते थे, खुद जाते थे, बच्चे का भी ट्रेवलिंग टाइम लगता था, अपना भी ट्रेवलिंग टाइम होता था, ये सारा खत्म हो गया। घर बैठे आप पढ़ सकते हैं। दिस इज ए बिजनेस मॉडल, स्ट्रेटजी। तो समय के हिसाब से अपने आप को बदल लेना बिजनेस स्ट्रेटजी कहलाता है, बिजनेस मॉडल कहलाता है। मुझे समझाना था बेहतर बिजनेस मॉडल को, इसलिए मैंने ऐसा एग्जांपल लिया। एग्जांपल से प्यार मत कीजिएगा, कंसेप्ट को समझिएगा। अब आते हैं बिजनेस पोर्टफोलियो। पोर्टफोलियो हम लोग पहले भी पढ़े हैं। कोई जवाब देंगे? पोर्टफोलियो, व्हाट डू यू मीन बाय पोर्टफोलियो? स्टॉक मार्केट में पोर्टफोलियो पढ़ रहे थे। एस रिप्लाई, व्हाट इज पोर्टफोलियो? एनीवन बताइए पोर्टफोलियो क्या होता है? भूल गए क्या? No, sir. So, वो सर बताते किस तरह का, क्या? हम किस तरह का काम करते हैं, किस तरह के इंस्टीट्यूशन को होल्ड करते हैं, उसी को कहते हैं पोर्टफोलियो।
नो 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 नो, इसकी मतलब पढ़ाई सर नहीं हो रही है, नहीं हो रही है पढ़ाई। सर कलेक्शन ऑफ प्रोडक्ट्स समथिंग, मतलब कोई भी चीज का, जैसे कोई ड्राइंग करते हैं, कुछ भी करते हैं, उसका कलेक्शन। नो 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 नो, स्टॉक मार्केट की बात हुई लास्ट। पोर्टफोलियो के बारे में मैं बड़ा अच्छा एग्जांपल दिया था, या पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। अगर बात करते पोर्टफोलियो आपका, तो वहां पे मैंने बात किया था, अगर पोर्टफोलियो में मतलब आपका गोल्ड में इन्वेस्टमेंट है, महिलाएं ने गोल्ड में किया, किसी ने शेयर खरीदा, लैंड खरीदा, बिल्डिंग खरीदा, तो दिस इज पोर्टफोलियो ऑफ इन्वेस्टमेंट। पोर्टफोलियो मतलब होता है डाइवर्सिफिकेशन। तो यहाँ पे बिजनेस पोर्टफोलियो करने का मतलब होता है कलेक्शंस ऑफ बिजनेस। लिखा हुआ भी था कलेक्शंस। कंसेप्ट को भैया जब तक आप लोग घर में जाके देखेंगे नहीं, तो मेरे पढ़ाने से नहीं होगा। अलीसा, इसका मतलब तुमने बैक स्टडी नहीं की है? नो सर। तो ये तो बहुत साइन अच्छा नहीं है। क्या कर रहे हैं घर में आप? फिर से फेल करना है क्या? एक्चुअली बाप रे, नहीं सर। सर एक्चुअली ये वाला नहीं पढ़े, वो अदर तो चीजें था ना, तो वो सब पढ़ रहे। अरे रे रे, एक तो एक चीज ये सब समझाने का आपको जीवन बीत जाएगा, मैं बताता हूँ ना। बहुत सारे टीचर्स मिलेंगे आपके लाइफ में, मैं बताता हूँ, पढ़ेंगे उनसे इन चीजों को जितनी बारीकी से। मैं बताता हूँ, मैं बहुत अच्छा नहीं हूँ, मैं बहुत अच्छा टीचर्स नहीं हूँ, मैं जानता हूँ, लेकिन मैं इतना जानता हूँ जितनी बारीकी से मैं बता देता हूँ उतनी बारीकी से कोई नहीं बताएगा। जितना टाइम लेके मैं बताता हूँ 3 घंटा, वो मैं एक दिन में पढ़ा देता हूँ इसको। अगर मेरे को दिया जाए, मैं 1 घंटे में ये ऑल टर्मिनोलॉजी शुड बी कवर्ड। तो वही चाह रहे हैं क्या? इतना टाइम देने के बाद भी अगर आपको नहीं याद है, आप लोग का कंफ्यूजन लेवल इतने लेवल पे रहा, तो मेरा तो मेहनत बेकार। और जब मेरा मेहनत बेकार, तो आपका भी मेहनत बेकार हो जाएगा ना। फिर आप तो फेल कर जाएंगे एकदम डैम श्योर। कोई भी बच्चे को, मैं सारे बच्चे को बोलता हूँ जो भी फाउंडेशन वाले बच्चे हैं, इस तरह का लेवल मेरे को एक्सेप्टेंस नहीं था। मैं अपना फर्ज अदा कर रहा हूं, आप अपना फर्ज अदा कीजिए। जब मार्कशीट हाथ में आएगा ना, तो पता चलेगा। अभी तो नहीं समझ में आ रहा होगा ना, एक बार पुनः मार्कशीट मिलेगा हाथ में। एक चीज प्रोफेशनल बच्चे के लिए, जो चीज जिस दिन पढ़ाया जाए उस दिन या उसके कल हो के आप रिविजन नहीं करते हैं, तो वह आपका नहीं है। आपका कोई अधिकार उसके ऊपर नहीं है। वो आपसे चला जाएगा, वह रुक नहीं पाएगा आपके पास। इट्स लाइक ए, क्या बताऊं मैं। सॉरी सर। जान, तो मैं नर्वस हो जाता हूँ एक्चुअली बच्चे से। चाट ही सारा याद कर। जब मैं बच्चे से पूछता हूँ मेरे को जवाब नहीं मिलता ना, तो मुझे लगा यार मैं तो पढ़ाया कितने अच्छे से बेटी, और पहले मेरे आगे पढ़ाने का मूड खत्म हो जाता है मेरा। बिजनेस पोर्टफोलियो, एनीवे मैं स्टार्ट करता हूँ, मेरे को खत्म करना है। अभी मैं दिखाता हूँ मेरा स्टाइल, नया स्टाइल दिखाता हूँ अभी आपको हम। कलेक्शंस ऑफ बिजनेस, यहाँ पे प्रोडक्ट जो होता है मेकअप ऑफ द बिजनेस। मीन्स कलेक्शंस ऑफ बिजनेस होता है, बहुत सारे बिजनेस होता है, इसको बिजनेस पोर्टफोलियो बोलते हैं। सपोज रिलायंस की बात करते हैं, अभी मैं स्टाइल बदला नहीं हुआ, आगे बदलूंगा, इसको बता देता हूँ। रिलायंस कंपनी है, रिलायंस से पहले जो है सिर्फ पेट्रोल बेचती थी, डीजल बेचती थी, कपड़ा तो बेचती थी, लेकिन अभी जो है सो रेडीमेड कपड़ा भी आ गए, रिलायंस मार्ट। तो अपने बिजनेस पोर्टफोलियो को उसने डाइवर्सिफाई किया, बिजनेस टू बिजनेस, बी टू बी। जब एक सामान दूसरे बिजनेसमैन से बेची जाती है, मिस रिटेल कस्टमर को नहीं बेची जाती है, उसको बी टू बी बोला जाता है। बाइंग बिहेवियर, कस्टमर की जो खरीदारी की जो पैटर्न होती है ना, उसको बोलते हैं बाइंग बिहेवियर। कभी कभी डिसाइडिंग customer not to purchase the goods or service, buying behavior can be influenced by variety of external factors. इसके पीछे मोटिवेशंस का इंक्लूडिंग मार्केट एक्टिविटी के ऊपर डिपेंड करता है। कैश डिस्काउंट, जब दुकान में कोई सामान खरीदने जाते हैं तो इनकरेज सेल्स करने के लिए जो आपको डिस्काउंट दिया जाता है, इसी को बोलते हैं हम लोग
और मैं कभी भी किसी भी वक्त पूछ सकता हूं, और मुझे पता है अभी तो मैं नहीं पूछ रहा हूं, जानबूझ के नहीं पूछ रहा हूं, मेरा स्ट्रेटजी है, बट मैं सोच रहा हूं आप लोग ईमानदार हैं अपने प्रति। अगर खुद ईमानदार नहीं है तो मैं क्या कर सकता हूं। कॉम्पिटिटिव एडवांटेज किसी भी फॉर्म का किसी दूसरे फॉर्म के ऊपर जो कॉम्पिटिटिव एडवांटेज होता है उसी को बोलते हैं। सपोज इंडिया में ट्रक दो कंपनियां बनाती है, एक अशोक लेलैंड भी बनाती है एंड दूसरा टाटा मोटर्स भी बनाती है। अशोक लेलैंड का भी बहुत अच्छा फीचर्स है, बहुत अच्छी कंपनी है, बहुत अच्छा प्रोडक्ट वैल्यू है, बट लोगों के अंदर में टाटा कंपनी के प्रति जो विश्वास, ट्रस्ट है, इसके सेल को बूस्ट करती है। तो एक कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है कस्टमर लॉयलिटी। कस्टमर लॉयलिटी अपने कंपटीटर के ओवर जो कस्टमर लॉयलिटी है, जिसकी वजह से टाटा कंपनी अपनी सेल ज्यादा कर पाती है, दिस इज ए कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। कॉम्पिटिटिव पोजीशंस, मार्केट में कॉम्पिटिशंस है, हर फर्म का एक अपना शेयर होता है, हर फर्म अपने शेयर को इंक्रीज करना चाहती है, wishes to achieve within its industry as a measure against its competitions. तो दिस इज कंपटीशन पोजीशंस। तो मार्केट में उसका कौन सा स्थान है प्रोडक्ट में, फर्स्ट पोजीशन, सेकंड पोजीशन, थर्ड पोजीशन। अब आते हैं कॉन्ग्लोमरेट डाइवर्सिफिकेशंस। यह ऐसा डाइवर्सिफिकेशंस होता है जहां पे अदर फर्म को एक्वायर करके, अदर फर्म्स फॉर इन्वेस्टमेंट पर्पस and no anticipated energy with acquired firm. Diversification, suppose Lipton चाय कंपनी एंड ब्रुक बॉन्ड टी, तो ब्रुक बॉन्ड टी को लिप्टन ने एक्वायर कर लिया, तो इस तरह को बोलते हैं डाइवर्सिफिकेशन। मतलब दूसरे के बिजनेस को इन्वेस्टमेंट पैसा लगा के परचेज कर लिया, सिनर्जी की वजह से नहीं, बट ऐसे ही इन्वेस्टमेंट पर्पज से पैसा लगा दिया, उसके पास सरप्लस पैसा हो आपके पास और किसी कंपनी में पैसा लगा देते हैं, तो दिस इज कॉल्ड एज कॉन्ग्लोमरेट डाइवर्सिफिकेशंस। कंसोर्टियम, कंसोर्टियम का मतलब होता है कई कॉम्बिनेशंस ऑफ सेवरल कंपनीज वर्किंग टुगेदर फॉर ए पार्टिकुलर पर्पस। कंसोर्टियम, कंसोर्टियम बताते हैं, एक एग्जांपल देते हैं। जब बड़े बड़े जो प्रोजेक्ट होते हैं, बड़ी बड़ी जो फैक्ट्री लगानी होती है, तो वहां पे बैंकों की कंसोर्टियम बनती है, मीन्स 4-5 बैंक मिलके फाइनेंस करते हैं। सपोज आपने ए वाली विजय माल्या साहब लोन डिफॉल्ट जो हुआ, उसमें बैंकों की कंसोर्टियम बनी थी, 3-4 बैंक मेन आईडीबीआई बैंक थे और भी बैंक, पीएनबी बैंक थे, सारे बैंक मिलके इसको फाइनेंस किया था। तो दिस इज कॉल्ड एज कॉम्बिनेशन ऑफ सेवरल कंपनीज वर्किंग टुगेदर फॉर ए पार्टिकुलर पर्पस। जब किसी खास वजह से कई कंपनियां मिलके साथ में काम करती है तो उसको कंसोर्टियम भी बोलते हैं। तो हम जो कंसोर्टियम बना रहे थे फाइनेंस के, बट यहाँ पे मार्केट के टर्म्स में यूज है, तो बाय समथिंग और बिल्ड समथिंग। तो मैंने एग्जांपल एक दिया था, वो बैंकिंग फाइनेंस का एग्जांपल था, वहां भी कंसोर्टियम का यूज होता है एंड मार्केट में भी यूज होता है। कंज्यूमर मार्केट्स, जो सामान इंडिविजुअल्स फॉर देयर फैमिली यूज के लिए खरीदा जाता है उसको बोलते हैं कंज्यूमर मार्केट्स। कॉर्पोरेट कल्चर्स,
करने का मतलब होता है किसी कंपनी के प्रति लोगों का जो विश्वास होता है, वैल्यू, उस कंपनी का ऑर्गेनाइजेशन, सपोज आईटीसी कंपनी, टाटा कंपनी, रिलायंस कंपनी, तो यहाँ पे एक डिफरेंट वर्क कल्चर होता है, उसी को बोलते हैं कॉर्पोरेट कल्चर। मीन्स उसके प्रति एक वैल्यू, कंपनी एक वैल्यू क्रिएट करके रखती है, एक बिलीव होता है, एक विश्वास होता है लोगों का, उसका एक बिजनेस प्रिंसिपल्स होता है, एक ट्रेडिशंस भी होता है, एक ट्रेडिशंस भी होती है, वेज ऑफ ऑपरेटिंग एंड इंटरनल वर्क इन्वायरमेंट। इस सारे को मिला के वैल्यू, बिलीव, बिजनेस प्रिंसिपल, ट्रेडिशन, वेज ऑफ ऑपरेटिंग, इंटरनल वर्क इन्वायरमेंट, वो कॉर्पोरेट कल्चर बोलते हैं। क्रॉस सेलिंग करने का मतलब होता है रिलेटेड ऑफर्स। जब आप कभी किसी दुकान में जाते हैं, सपोज आप लाख की चूड़ी खरीदने जाते हैं, तो आपके और भी मॉडल दिखाता है कुछ और भी, या कपड़ा की दुकान में जाते हैं, या आप कार खरीदने जाते हैं, तो कार तो जान रहा है, जो कार तो मेरा कस्टमर लेगा ही, साथ में वो कार के बदले, कार के साथ साथ आपको बताता है म्यूजिक सिस्टम के बारे में बताता है, म्यूजिक सिस्टम भी सेल करता है, प्लस एक्सेसरीज भी सेल करता है। तो इसी को बोलते हैं क्रॉस सेलिंग। मतलब क्रॉस सेलिंग कर रहा है, कस्टमर जान रहा है, कस्टमर तो आया है, रिलेटेड ऑफर्स उसको देता है। फॉर एग्जांपल, सेलिंग ए कार, अलार्म एंड म्यूजिक सिस्टम फॉर ए न्यू कार बायर्स। जब कस्टमर कोई कार खरीदने आता है तो उसको नई सामानों के बारे में, उसको म्यूजिक सिस्टम के बारे में बताते हैं, अदर प्रोडक्ट के बारे में बताते हैं। इसी को बोला जाता है क्रॉस सेलिंग। ऋषिता, कस्टमर डिमांड, कस्टमर की जो मांग होती है स्पेसिफिक प्रोडक्ट के लिए, एंड अवेलेबिलिटी, इकोनॉमिक्स के बच्चे होंगे, बिल्कुल समझ में आ रहा होगा। एंड विलिंगनेस टू पे, सिर्फ अवेलेबिलिटी से नहीं होता है, विलिंगनेस भी होना चाहिए कस्टमर डिमांड होने के लिए। एंड एबिलिटी टू पे भी होना चाहिए, विलिंगनेस टू पे भी होना चाहिए। कस्टमर लॉयलिटी नहीं बताऊंगा, बता देता हूँ, वही पहले भी बात किया था, ब्रांड लॉयलिटी, कस्टमर लॉयलिटी भी, किसी भी कस्टमर का जो फीलिंग होता है किसी प्रोडक्ट के प्रति, किसी शॉप के प्रति, किसी आउटलेट के प्रति, तो बार बार, सपोज मैं शुरू में पेंटालून का सामान कपड़ा यूज करना चालू किया, जब मैं बाहर गया पढ़ाई लिखाई करने, तो पेंटालून ब्रांड उस समय में बहुत ही, रेडीमेड गारमेंट्स में पेंटालून बहुत ही अच्छा ब्रांडों में, अभी तो आज बहुत सारी कंपनी आ गई है, बट दैट टाइम ओनली पेंटालून था। अभी आपका पेंटालून मुजफ्फरपुर में भी आ गया है, पटना में पहले से था। तो एक ब्रांड लॉयलिटी, मतलब मेरे को जब भी कुछ कपड़ा लेना होता था, चलो भाई पेंटालून चलो, कुछ भी लेना है पेंटालून चलो। यहाँ तक मैं पेंटालून का इतना बड़ा फैन था, जो शादी के एंगेजमेंट के समय जितने भी कपड़े प्लस डायमंड के भी सामान सब मैंने पेंटालून से ही लिया। तो दिस इज कॉल्ड एज कस्टमर लॉयलिटी। उसके प्रोडक्ट से, उसके सर्विस से लोग इतने सेटिस्फाइड हो जाते हैं, इतना तो भरोसा होता है भैया यहाँ पे हमें चीटिंग नहीं मिलेगी, यहाँ पे जो प्रोडक्ट है सही मिलेगी, यहाँ पे एक्सपायरी नहीं मिलेगी, यहाँ पे डुप्लीकेट नहीं मिलेगी, यहाँ पे मेरे को। तो दिस इज कॉल्ड एज ओवरऑल कस्टमर सेटिस्फेक्शन। और कस्टमर जितना सेटिस्फाइड होता है किसी भी प्रोडक्ट से या सर्विस से, दैट इज कॉल्ड एज कस्टमर लॉयलिटी।
कस्टमर नीड, हर कस्टमर का कोई सामान खरीदने से पहले उसकी बेसिक रिक्वायरमेंट होती है और उस फीचर्स को उसमें ढूंढ देता है उस प्रोडक्ट में। अगर उसको मिल जाता है तो उसको अपना को सेटिस्फाई करना चाहता है। कस्टमर सेटिस्फेक्शन, जस्ट अभी मैं बात कर रहा था पेंटालून के बारे में, जो प्रोविजन और गुड्स सर्विस से वो अपने एक्सपेक्टेशन जो होता है उसको फुलफिल कर पाता है। क्वालिटी की वजह से हो सकता है, सर्विस की वजह से हो सकता है, इन रिलेशन टू प्राइस हो सकता है। और मैं पहले ही तीनों चीज बता दिया था। तो देखिए प्रैक्टिकल एंड थ्योरी में यही फर्क है। जब प्रैक्टिकल बताएंगे ऑलरेडी वो सारे पॉइंट्स ऑलरेडी कवर हो जाएंगे, किताब में देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो कस्टमर सेटिस्फेक्शन कहां से आता है? क्वालिटी से आता है, सर्विस से आता है एंड प्राइस से आता है। मतलब प्राइस, जिस प्राइस को हमने पे किया उस प्राइस में क्वालिटी एंड सर्विस कोई नहीं दे सकता था। तो दिस इज कॉल्ड एट कस्टमर सेटिस्फेक्शन। डिफरेंशिएशन, हम लोग अक्सर अपने दोस्तों को भी डिफरेंशिएट करते हैं। ये अच्छा दोस्त है मेरा, ये मेरा सेल्फिश दोस्त है, सिर्फ अपने से काम रखता है। डिफरेंशिएशन, वैसे ही मार्केट में भी डिफरेंशिएशन होता है प्रोडक्ट एंड सर्विस का, हैविंग ए यूनिक एलिमेंट। मतलब अब बताता हूं, कंपनियां करती क्या है, प्रोडक्ट को डिफरेंशिएट करती है। अब शैम्पू की मैं बात करता हूं, तो शैम्पू जैसे छोटे छोटे सैचेट में आते हैं, प्लस पैकिंग प्लास्टिक कंटेनर में भी आते हैं। तो जनरली आप देखेंगे, प्राइस कंपेयर करेंगे तो जो प्लास्टिक कंटेनर में जो है 100 ग्राम का जो प्राइस है उसके अकॉर्डिंगली देखेंगे तो सचेट्स में ज्यादा सप्लाई दे रहा है। तो सचेट्स में क्या है, वह लो इनकम ग्रुप के लिए प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चरिंग किया है। वह जानता है इसकी पेइंग कैपेबिलिटी जो है सो थोड़ा सा कम होगा, एंड जो कंटेनर खरीद रहा है उसकी पेइंग एबिलिटी ज्यादा होगी। वह माइंड नहीं करेगा, कुछ भी पे कर सकता है, तो इस पे वो ज्यादा प्राइस ले लेता है। और पन्नी के प्लास्टिक के जो पैकिंग होते हैं उस पे प्राइस कम होता है। तो दिस इज वाज डिफरेंशिएशंस। ऑलवेज कंपनी प्रोडक्ट को डिफरेंशिएट करके मार्केट में प्लेस करती है। डायरेक्ट मार्केटिंग अगर एमबे का नाम सुने होंगे, मिस मैन्युफैक्चरर जब डायरेक्ट सामान कस्टमर के पास बेचती है उसको बोला जाता है डायरेक्ट मार्केटिंग। जब बिजनेस या नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस वह अपना प्रोडक्ट और सर्विस डायरेक्टली टू कस्टमर, जैसे टेली मार्केटिंग से, टेक्स्ट मैसेज से, ईमेल से, एड ऑन मोबाइल से, इंटरनेट एडवर्टाइजिंग से, तो एमबे कंपनी भी डायरेक्ट अपना सेल करती है। डिस्ट्रीब्यूशन चैनल, मेरे बीसी के क्लास के फर्स्ट क्लास को याद कीजिए आप लोग। मैंने डिस्ट्रीब्यूशन चैनल बनाया था, बताया था स्टॉकिस्ट, डिस्ट्रीब्यूटर, होलसेलर, रिटेलर। मिस मैन्युफैक्चरर और कस्टमर के बीच में सारे क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल है। तो डिस्ट्रीब्यूशन चैनल में distribute goods or service from the manufacturer to the consumer. The distribution channel therefore potentially consists of a manufacturer, distributor, wholesaler, retailer and e-tailers. आजकल e-tailers भी हो गया है, इलेक्ट्रॉनिक सेल, इलेक्ट्रॉनिक ट्रेड। And diversify,
पोर्टफोलियो में बताया था ना, पोर्टफोलियो इज डाइवर्सिफिकेशन। सिमिलरली डाइवर्सिफिकेशन में जब हम निफ्टी का जो शेयर होता है ना, निफ्टी इंडेक्स 50 में जो सी कंपनियां है, दैट इज डाइवर्सिफाई, मींस डिफरेंट सेगमेंट में डाइवर्सिफाई रेंज ऑफ गुड्स और सर्विस। जब कंपनियां इंक्रीज करती है, अभी मैं रिलायंस का एग्जांपल ले रहा था, रिलायंस पहले सिर्फ पेट्रोल डीजल, अभी कपड़ा रेडीमेड भी बनाती है, बेचती है। रिलायंस फिर शायद सब्जी बेचने भी रिलायंस चालू कर दी है। तो दिस इज डाइवर्सिफिकेशन। ई कॉमर्स क्या होता है आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं, बड़े मजे से काम कर रहे हैं इंटरनेट के द्वारा। अमेजन, पेटीएम, ये सारे ई कॉमर्स 2002 के आसपास ई कॉमर्स इंडिया में नहीं था, बहुत बहुत रेयर था। एक बार सेमिनार हुआ था ई कॉमर्स पे, तो मेरे को उसमें समझ में नहीं आया था, पल्ले नहीं पड़ा था। मतलब वह सब ई कॉमर्स पे बहुत फुल डे सेमिनार था। इंटरनेट उस समय बहुत ज्यादा लोग यूज नहीं करते थे, बस हम लोग ईमेल करते थे थोड़ा बहुत, और उस समय में ऑर्कुट होता था तो उस पर चैटिंग करते थे। तो बड़ा आश्चर्य लगा, ये ई कॉमर्स इंटरनेट के द्वारा बिजनेस होगा, लेकिन वो सपना आज हकीकत लग रहा है। मिस टेक्नोलॉजी से बिजनेस करना, टेक्नोलॉजी से बिजनेस करना। और देखिए आज 20 तारीख के बाद हो सकता है ई कॉमर्स वाले जो अमेजन वगैरह है अपने प्रोडक्ट को ऑनलाइन सेलिंग के लिए एक्टिवेट कर सकते हैं। इकोनॉमीज ऑफ स्केल क्या होता है, जब हम लार्ज नंबर में मैन्युफैक्चरिंग करेंगे तो कोई भी चीज को मैन्युफैक्चरिंग करने में एक फिक्स्ड कॉस्ट होता है, समझिएगा। मान लीजिए अभी 10 बच्चे हैं या 15 बच्चे हैं, इनको जितना पढ़ाने में एनर्जी लग रहा है, 50 बच्चे को भी 25 बच्चे को भी एनर्जी उतना ही लगेगा। तो रिसोर्स उतना ही, अभी जितना लग रहा है उतना ही रिसोर्स लगेगा, तो 50 बच्चे तक रिसोर्स मेरे को उतना ही लगना है, 100 बच्चे तक भी उतना ही लगना है। और 100 बच्चे से ज्यादा होगा तो मेरी कॉस्ट जो है सो बढ़ जाएगी। तो दिस इज कॉल्ड एज इकोनॉमीज ऑफ स्केल, मतलब अपने स्केल को बढ़ाते हैं। हम जब लार्जर ऑपरेटिंग यूनिट्स करते हैं तो हम अपने फिक्स्ड कॉस्ट को ओवर लार्जर नंबर ऑफ आइटम्स जब स्प्लिट करते हैं, तो दिस इज कॉल्ड एज इकोनॉमीज ऑफ स्केल। अभी हमारी जो पर यूनिट बेनिफिट हो रही होगी, अगर नंबर ऑफ स्ट्रेंथ बढ़ जाए तो नंबर ऑफ यूनिट प्रॉफिट जो है सो ज्यादा हो जाएगा। दिस इज कॉल्ड एज इकोनॉमीज ऑफ स्केल। आप लोग सोए नहीं है ना, सब जगह है ना? यस सर। बैंकिंग आज खत्म कर देते हैं, सॉरी बैंकिंग बोलते हैं, मार्केटिंग खत्म कर देते हैं आज। डाइवर्सिफाई ई कॉमर्स इकोनॉमी, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट, इन्वायरमेंट के बारे में तो बहुत पढ़े हैं ना। बिजनेस इन्वायरमेंट में एक्सटर्नल इन्वायरमेंट क्या होता है, गवर्नमेंट का डिसीजंस, जब कंडीशंस एंड फोर्स ऐसा होता है जिसपे उसका खुद का बस नहीं होता है। इंटरनल इन्वायरमेंट मतलब उसका बस होता है, और एक्सटर्नल मतलब उसका उस पर कोई अधिकार नहीं होता है, कोई कंट्रोल नहीं होता है। अब गवर्नमेंट की पॉलिसी पे कोई कंट्रोल नहीं है, हमारा जो कंपटीटर है वह क्या पोजीशंस लाएगा, क्या इन्फ्लुएंस करेगा मार्केट को, उस पर कोई कंट्रोल नहीं है। तो दिस इज कॉल्ड एज एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। एफएमसीजी अब देख लीजिए, लेज है,
ओट्स है, पोहा है। तो फास्ट मूविंग गुड्स में जो सेल इन हाई वैल्यू होता है, नंबर ज्यादा होता है, और उसका वैल्यू वैल्यू जो होता है यूनिट वैल्यू कम होता है, लाइक सोप, टूथपेस्ट, हेयर ऑयल्स, जैम्स, केचप्स, जूस, रेडी मिल्स एंड बैक्ड बीन्स। तो दिस इज, ये सारे जो है बिस्किट भी एफएमसीजी में आता है, ओट्स, मैगी, कुरकुरे, लेज, सारे जो है सो फास्ट मूविंग गुड्स हैं। Oh my God, oh my God. फोरकास्टिंग। अब जैसे ही कोविड-19 की बात आई इंडिया में, तो स्टॉक मार्केट में हाहाकार मच गया। दो तरह का हाहाकार मचा, भैया मार्केट बुरा हो जाएगा, कंपनी की प्रॉफिट कम जाएगी। साथ साथ एक और बात आई, बोली जो फार्मा कंपनी का जो है प्रॉफिट बढ़ जाएगा, मेडिसिन की रिक्वायरमेंट बढ़ जाएगी, तो फार्मा कंपनी का स्टॉक का मांग बढ़ गया। बैंकिंग कंपनी, रियल एस्टेट कंपनी के शेयर का दाम 50% गिर गया। तो दिस इज फोरकास्टिंग, मार्केट कंडीशंस के हिसाब से। जब हम फ्यूचर डिमांड को एंटिसिपेट किया जाता है बायर्स के द्वारा, बायर्स कौन स्टॉक मार्केट में होता है, मैं अभी स्टॉक मार्केट में हूं, मार्केट में भी मतलब नॉर्मल मार्केट में भी आऊंगा। तो इन्वेस्टर या ट्रेडर likely to do under given set of market conditions, जैसे इकोनॉमिक कंडीशंस, डिस्पोजल इनकम, प्राइसिंग लेवल्स। तो फोरकास्टिंग मतलब जब हम एडवांस में किसी बातों को, किसी भी कंडीशंस को फोरकास्ट करते हैं और उसके अकॉर्डिंगली जब एक्ट करते हैं, दिस इज कॉल्ड एज फोरकास्टिंग। और सारा बिजनेस इच एंड एवरीथिंग इज डिपेंडेंसी ऑन फोरकास्टिंग। सिंपल लुक, जैसे ही फर्स्ट जनता कर्फ्यू आया, तो मैंने फोरकास्ट किया। ये मेरी पर्सनल फोरकास्टिंग थी। मैंने बोला यह 2 महीने मिनिमम इंडिया में रहेगा, ज्यादा हो सकता है, कम नहीं रहेगा। मतलब यह जो लॉकडाउन है ज्यादा रहेगा। और मैं देखा जो बच्चे की पढ़ाई, एग्जामिनेशन जो है सो हैम्पर ना हो, इसके लिए मेरे को तो घंटा मिनिमम 18 आवर्स जूम सर्विस को एक्टिवेट करने के लिए, मेरे को पूरी चीजों को, टेक्निक को समझने के लिए, सारे सिक्योरिटी फीचर्स को इनेबल करने के लिए मेरे को कम से कम 5 डेज लगा। और हमारे कुछ पार्टनर का विरोध के बावजूद भी मैंने इसको ऑनलाइन किया। मैंने बोला नहीं, हमें, तो मुझे लगा नहीं, तो ये फोरकास्टिंग था, मेरा परसेप्शन लेवल था। नहीं भाई, अब तो समय ऐसा है जो 2-3 महीना नॉर्मल नहीं होना है, तो डिजिटल होना पड़ेगा। इट इज द रिक्वायरमेंट, इट इज द नीड्स। तो समय के हिसाब से अपने आप को बदल लेना ही फोरकास्टिंग के पार्ट है। अब इनोवेटर्स, आप बोल सकते हैं, अभी हम लोगों ने मुजफ्फरपुर शहर में ऐसे ऑनलाइन क्लासेस बहुत होते थे, बट मुजफ्फरपुर शहर में शायद ही हो रहे होंगे, 1-2 हो रहे थे, सीए के क्लासेस ऑनलाइन हो रहे थे। बट हम लोगों ने भी डिजिटल मोड लाके एक इनोवेशन सीख किया। हमने न्यू सर्विस स्टार्ट किया मुजफ्फरपुर शहर के लिए। तो इनोवेटर्स क्या होता है ना, जो अडॉप्ट करता है न्यू प्रोडक्ट फर्स्ट, देयर आर रिलेटिवली यंग। आप लोगों ने भी इसको अडॉप्ट किया। देखिए, पहली बात क्या है, कस्टमर एक्सेप्टेंस। आप लोग मान लीजिए कंज्यूमर्स हैं, सर्विस का अवेल करने वाले हैं, तो आपका भी एक्सेप्टेंस उतना ही जरूरत था।
हम लाते, आप एक्सेप्टेंस नहीं करते, बोलते नहीं भैया हमको ऑनलाइन नहीं पढ़ना है, हमको तो ऑफलाइन ही, हमको तो डायरेक्ट टू डायरेक्ट पढ़ना है भैया, हमको तो मिल के पढ़ना है, जब मिलेंगे तभी पढ़ेंगे। तो आज हम लोग यहाँ पे ऑनलाइन घर में बैठ के, आप और हम घर में बैठ के नहीं पढ़ा हो रहे होते। अभी देखिए सोशली एंड ज्योग्राफिकली मोबाइल, हाई, इससे क्या होता है, हाई सोशियो इकोनॉमिक ग्रुप, इनोवेटर्स, न्यू आइडियाज, इंटरनल मार्केटिंग। अभी मान लीजिए हो सकता है बीच बीच में मार्केटिंग का काम करता हूंगा, तो जो ग्रुप में हम लोग मार्केटिंग कर लेते हैं ना, अभी मान लीजिए सृजन कॉमर्स के बारे में कोई बात कर लिया हम, तो ये इंटरनल मार्केटिंग का रूप है। जब हम इलिसिटिंग करते हैं सपोर्ट फॉर ए कंपनी एंड इट्स एक्टिविटीज अमॉन्ग इट्स ओन एम्प्लॉइज, जैसा कि मैंने बोला था, हम लोग करियर काउंसलिंग ला रहे थे, तो सारे बच्चे को बोला था, फाउंडेशन वाले को, भैया आप सपोर्ट करो और अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे लगाओ। तो ये इंटरनल मार्केटिंग था, प्रमोट इट्स गोल्स। जब भी कोई कंपेन लाना होता है तो ये पार्ट ऑफ ओवरऑल बिजनेस स्ट्रेटजी होता है। जब भी आपको पहला अगर मार्केटिंग करना है प्रोडक्ट गुड सर्विस का, तो पहला काम करना होता है इंटरनल मार्केटिंग कीजिए। इंटरनल मार्केटिंग बहुत बेस्ट मार्केटिंग होता है, यह जितना बेहतर मार्केटिंग कर सकता है एक्सटर्नल मार्केटिंग टीवी वाला नहीं कर सकता है। बाहर में जितना भी पंपलेट बंटवा दिया जाए, बट बच्चे का जो है सेटिस्फेक्शन नहीं आएगा उनका, तो बिजनेस ग्रोथ नहीं होना है। दिस इज कॉल्ड एज इंटरनल मार्केटिंग। ज्वाइंट वेंचर, जब कोई बहुत बड़ा रिस्की प्रोजेक्ट होता है, जब बहुत बड़ी रिस्की प्रोजेक्ट होती है, मान लीजिए रोड बनानी है, बहुत बड़ी नदी पे पुल बनानी है, समुद्र पे कोई, समुद्र के अंदर ऑयल रिफाइनरी जैसे प्लांट को बैठाना है, तो 2 और मोर फर्म्स मिलके काम करती है, इसी को बोलते हैं ज्वाइंट वेंचर। अब रिलायंस समुद्र के बीच में पेट्रोल निकालती है, तो इसके पास तो एक्सपर्टाइज है ही, प्लस एक अमेरिकन कंपनी है जिसका नाम है
नाम मैं अभी भूल रहा हूं, 2 अक्षर का नाम है, पीई नाम है क्या, ऐसा ही कुछ नाम है। तो दोनों मिलके वो वेंचर बनाया है और दोनों मिलके समुद्र में तेल निकालते हैं, जिससे ये 4-5 साल पहले ऐसा हुआ था, जो भाई पर बैरल जो है कितना वेस्ट हो जाता था, अब जो है सो कंपनी वो एक्सपर्टाइज मिल जाएगा, ज्वाइंट वेंचर की वजह से अच्छे से तेल निकाल पाएगा, बर्बाद नहीं होगा। तो उसके पास जो रिसोर्स होता है, मार्केट होता है या रिसोर्स होता है, इसे एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी क्रिएट करता है, क्रिएटेड एंड ऑपरेटेड फॉर द बेनिफिट ऑफ द ओनर्स। जब ज्वाइंट वेंचर्स होता है सबको मिला के बेनिफिट्स होता है, लॉन्ग टर्म। हर कोई का ऑब्जेक्टिव जो होता है 2 तरह का होता है, शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म। लंबे समय के लिए टाटा कंपनी ऑलवेज हैव अ लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव, दे वांट कस्टमर सेटिस्फैक्शंस। तो परफॉर्मेंस पे वो भरोसा करता है ओवर ए मल्टी ईयर पीरियड ऑफ टाइम। किसी भी कंपनी को अपनी कंपीटिटिव पोजीशन बनाने के लिए रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, टेक्नोलॉजी लीडरशिप, एम्प्लॉय रिलेशनशिप डेवलपमेंट एंड पब्लिक रेस्पॉन्सिबिलिटी, इस सारे का जब वो लंबे समय तक ध्यान रखता है तो उसकी ब्रांड लॉयल्टी बनती है, कस्टमर लॉयल्टी बनती है। मार्केट डेवलपमेंट करने का मतलब मोबाइल में पहले एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स, जैसे पहले मोबाइल का जो था, आज से 10 साल पहले ब्लैक एंड व्हाइट, उसके बाद धीरे धीरे फीचर्स इतने इनेबल होते चले गए, इतने इनेबल, सेम कॉस्ट में सेम प्राइस में नए फीचर्स कस्टमर को मिलता चला गया। तो कंपनी क्या की, अपने सेल्स को ग्रो की बाय ऑफरिंग एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स न्यू वर्जन्स, उसमें नया वर्जन डाल दी, कुछ नया चीज टू ए न्यू कस्टमर ग्रुप्स। पहले भी मार्केट एंट्री के बारे में बात किए थे। जब कंपनी लॉन्च करती है न्यू प्रोडक्ट, इसको बोलता है मार्केट एंट्री मिल गया, या तो न्यू या एग्जिस्टिंग मार्केट में, किसी नए मार्केट में एंट्री करती है या एग्जिस्टिंग मार्केट में, उसके लिए डिफरेंट स्ट्रेटजी लगाती है डिपेंडिंग ऑन व्हेदर द प्रोडक्ट इज एन अर्ली और लेट एंट्रेंट टू मार्केट। करने का मतलब कभी कभी आप अगर कोई पहला फर्स्ट टाइम जो कंपनी लॉन्च करती है प्रोडक्ट को, तो उसको बोलते हैं अर्ली, और लेट करने का मतलब जो सबसे बाद में फॉलो करता है। मान लीजिए नोकिया मोबाइल में पहले थी, धीरे धीरे बहुत सारी कंपनियां आई, सैमसंग भी आई, ओप्पो भी आई, वीवो भी आई, तो जो बाद में आई मार्केट में राज करने लगी, पहले वाले को निकाल के बाहर फेंक दी। तो मार्केट एंट्री, मार्केट लीडर, समय समय का खेल होता है, हर कोई को मार्केट पे कंट्रोल होता है। एक जमाने में मोबाइल में नोकिया मार्केट पे कंट्रोल करती थी, फिर सैमसंग की, तो सैमसंग को भी पछाड़ के वीवो ओप्पो आगे निकल गया, तो मार्केट लीडर बन गया। मार्केट पोजीशनिंग भी वहीं से आता है। इस प्रोडक्ट में आपका एक जमाने में नोकिया ही प्रोडक्ट लोग खरीदते थे, नोकिया मोबाइल फोन, फिर सैमसंग। तो मार्केट स्ट्रेटजी विल पोजीशन ए बिजनेस प्रोडक्ट एंड सर्विस अगेंस्ट दोज ऑफ इट कंपीटिटर्स इन द माइंड्स ऑफ कंज्यूमर्स। तो पहले लोगों को लगा भाई नोकिया बहुत अच्छी मोबाइल, बहुत अच्छा, फिर लगा सैमसंग, फिर लगा नहीं बस इससे भी तो अच्छा फीचर हमको ओप्पो दे रहा है, वीवो दे रहा है, सेम प्राइस में, ज्यादा मेगापिक्सल कैमरा दे रहा है, ज्यादा मेगापिक्सल कैमरा दे रहा है, तो लोग भागे ओप्पो वीवो के पीछे। तो वो मार्केट पोजीशनिंग बन गया उसका, तो वो अपने कैमरा को फोकस किया। तो हर कंपनियां जो होती है जब प्रोडक्ट लॉन्च करती है, मार्केट में एंट्री लेती है, तो किसी न किसी खास सेगमेंट को, किसी न किसी खास फीचर्स को
यूएसपी बनाती है। यूएसपी करने का मतलब यूनिक सेलिंग के लिए वो यूज करती है। मार्केट सेगमेंट, सेगमेंट वाइज बांटना, सेगमेंटेशंस करना, अपने कंज्यूमर्स को कई ग्रुप में बांटना। देखिए अब टाटा कंपनी है तो टाटा कंपनी इनोवा भी बनाती है, प्लस महंगी गाड़ी भी एक है रॉयल्स रोज बोल के, या फिर मैं नाम भूल रहा हूं, किसको याद है अभी अमेरिका की जो कंपनी को एक्वायर किया, ब्रिटिश कंपनी को जो एक्वायर किया, क्या बनाती है, कौन सी कार बनाती है? टाटा मोटर्स। जैगुआर सर, राइट राइट राइट, गुड गुड, थैंक यू, जैगुआर। गुड गुड गुड। तो जैगुआर, तो दो सेगमेंट है, तो टाटा कंपनी जगुआर भी बनाती है प्राइम कस्टमर के लिए। जगुआर का वैल्यू जो है सो करोड़ों में आती है। इनोवा 5-7 लाख में मिल जाएगा आपको। तो इनोवा में बोल दिया, गलती। इनोवा टोयोटा की है। हाँ नहीं, सॉरी सॉरी यार, कौन सी, टाटा सफारी ये सब। हाँ टाटा सफारी से और नीचे अरे इंडिका बोलना था मेरे को भाई, मेरे को इनोवा निकल गया, सॉरी उसके लिए। इंडिका, देख दोनों मिलता जुलता नाम है भैया। अब इंडिका आया, मन खुश। सत्यम, तो यही है मार्केट सेगमेंटेशंस। अपने कंज्यूमर्स को ग्रुप में बांटती है और डिफरेंट कंज्यूमर्स, और उसके हिसाब से उसको अपना एडवर्टीजमेंट करती है और उसके हिसाब से प्रोडक्ट को देती है, मीट करती है उसके फीचर्स को। मार्केट शेयर, कौन कंपनी का मार्केट में कितना शेयर है, मीन्स कितना परसेंटेज वह बिक्री कर रही है विद इन ए मार्केट। अब शैम्पू में बहुत सारी कंपनी है, पैंटीन है, क्लिनिक प्लस है, सबका अपना अपना शेयर है, तो इसी को बोलते हैं मार्केट शेयर। मार्केट टारगेटिंग मीन्स कस्टमर को टारगेट करना, किस कस्टमर के लिए हम मार्केट सामान बना रहे हैं उसी को बोलते हैं मार्केट टारगेटिंग, जिसमें इवेल्युएट करते हैं इस मार्केट सेगमेंट को एंड सिलेक्ट करते हैं मोस्ट अट्रैक्टिव सेगमेंट्स को टू एंटर इनटू ए मार्केट विद ए पार्टिकुलर प्रोडक्ट और प्रोडक्ट लाइन। इस कुछ नया सामान बनाते हैं और खास कस्टमर बेस को टारगेट करके, तो उसी को बोलता है मार्केट टारगेटिंग। मार्केटिंग जो है 4P से बना है, 4P से, प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेसमेंट। तो मार्केट इज ए साइंस एंड आर्ट ऑफ एक्सप्लोरिंग, क्रिएटिंग, डिलीवरिंग वैल्यू टू सेटिस्फाई टारगेट मार्केट एट ए प्रॉफिट, अनफुलफिल्ड नीड्स एंड डिजायर्स। देखिए कई कस्टमर को होता है जो कुछ ऐसा प्रोडक्ट होता तो शायद उसके नीड्स को सेटिस्फाई कर पाता और वह प्रोडक्ट मार्केट में अवेलेबल नहीं होता है। तो इट डिफाइंस मेजर्स एंड, तो मार्केटिंग के द्वारा हम कस्टमर को अवेयर, नया प्रोडक्ट जब लॉन्च करते हैं तो उसको अवेयर करते हैं। प्रॉफिट पोटेंशियल भी देखते हैं एंड पिन पॉइंट करते हैं। पिन पॉइंट मतलब खास चीज को टारगेट करना, एंड कैपेबल ऑफ सर्विंग बेस्ट डिजाइन्स एंड प्रमोट सेल। यहाँ पे याद आ गया मेरे को एम्बेसडर कार। एम्बेसडर कार
अपने डिजाइन को बदली नहीं। मार्केट का लीडर हो रहा था एक जमाने में, आज मार्केट में उसकी प्रोडक्ट बंद हो गई, आज कोई नहीं पूछता है उसके प्रोडक्ट को। तो क्या हुआ? अपने आप को मार्केटिंग नहीं कर पाया, अपने आप को बेस्ट डिजाइन नहीं दे पाया, अपने गुड्स को प्रमोट नहीं कर पाया, कस्टमर को फीचर्स रिक्वायरमेंट्स को नहीं दे पाया, तो मार्केट से आउट हो गया। मार्केटिंग मिक्स में 4 बातों को ध्यान में रखी जाती है। प्रोडक्ट की क्वालिटी। जब भी हम मार्केट मिक्स बनाते हैं, मिक्स वेजिटेबल्स खाए हैं? मिक्स वेजिटेबल्स आप लोग आजकल जितने भी फंक्शन होते हैं शादी ब्याह, उसमें मिक्स वेजिटेबल्स रहता है, वो रहता ही आइटम। सारे को काट कूट के उसमें डाल दो, कद्दू, बैगन, घिरा, पपीता, कटहल। तो दिस इज मार्केटिंग मिक्स। तो मार्केटिंग मिक्स में होता क्या है? कंपनी अपने प्रोडक्ट को भी देखती है, प्राइस को भी देखती है, प्लेस को भी देखती है एंड प्रमोशन को भी देखती है। समझिएगा इसको। एक ही प्रोडक्ट का प्राइस जो है सो जगह के हिसाब से बदल जाती है। अक्सर आप पता नहीं देखे होंगे बहुत सारे, जैसे रिफाइन का जो पैकिंग होता है उस पे देखिएगा, उसपे जो प्राइस लिखा हुआ रहता है, जो रीजन वाइज किस स्टेट में क्या प्राइस होगा। तो प्राइस प्रोडक्ट तो वही है भैया, दूसरे स्टेट में जाएगा थोड़ी मतलब उसका स्वाद ज्यादा मिलेगा कस्टमर को, नहीं, लेकिन उस प्रोडक्ट को की जो प्राइस होती है प्लेस की वजह से बदल जाती है, और जगह के हिसाब से भी कंपनी प्रमोट करती है अपने प्रोडक्ट्स को। तो मार्केटिंग हमेशा कंपनी जब भी कोई प्रोडक्ट लॉन्च करती है तो प्रोडक्ट के साथ साथ प्राइस, प्लेस एंड प्रमोशंस का भी ध्यान रखती है। एंड पीपल, प्रोसेस एंड फिजिकल एविडेंस। मार्केटिंग प्लान, पहले से कुछ प्लान का मतलब ही होता है इन एडवांस। जब कुछ हम शुरू में ही एडवांस में कर लेते हैं, मार्केट ऑब्जेक्टिव्स को समझ लेते हैं, दिस इज कॉल्ड एज मार्केटिंग प्लान। मास मार्केटिंग, मास का मतलब ही होता है बृहद पैमाने पे, लार्ज। जब हम मेनी कंज्यूमर्स को रिसीव करना चाहते हैं, कंज्यूमर को सेम मैसेज देना चाहते हैं, तो मास मार्केटिंग करते हैं। या ब्रॉडकास्ट टेलीविजन, इसीलिए इसको मास मीडिया बोला जाता है। मास मीडिया करने का ही मतलब होता है भाई लार्ज नंबर ऑफ व्यूअर्स होंगे, हर कोई देखेगा। तो टेलीविजन, रेडियो, न्यूज़पेपर, रिगार्डलेस ऑफ कंज्यूमर इंटरेस्ट। अगर टीवी सीरियल देखते हैं आप, निमकी मुखिया बदल के अभी आ गया, कोई पता नहीं मेरे को, मैं नहीं देखता हूं, फिर मेरे को कैसे मालूम? घर में लोग देखते हैं तो मैं सुन लेता हूं। तो क्या है, निमकी मुखिया जब चलता है तो लोग तो निमकी मुखिया देखने के लिए बैठे हैं, बट साथ में उनको एडवर्टीजमेंट भी देखना पड़ता है। तो कंपनी जानबूझ के बीच में एडवर्टीजमेंट लाती है तो प्रोडक्ट के बारे में, तो कंज्यूमर इंटरेस्ट है कि नहीं है, रिगार्डलेस ऑफ कंज्यूमर इंटरेस्ट आपको एडवर्टीजमेंट देखनी पड़ती है। मर्जर भाग गया। मर्जर करने का मतलब होता है मिलावट। जब 2-3 लोगों को, 2-3 कंपनियां एक साथ जब मिल जाती है, 2 और मोर कंपनी हैज कम टुगेदर टू एक्सपेंड देयर बिजनेस ऑपरेशंस, तो इसी को बोलते हैं मर्जर।